नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों देखिए, 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। छठे चरण का मतदान होना है और छठे चरण में भी 14 सीटों पर मतदान होना है। तो 14 सीटों पर बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीट है, वीआईपी सीट है, और वहां पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, हर एक सीट का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, हर एक सीट पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासकर बहुत पैनी नजर रखते हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, आप देखिए, इस बार चुनाव किधर जा रहा है, सबसे पहले एक छोटा सा आपसे हम विश्लेषण लेंगे। 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। इन 5 चरणों का अगर आप विश्लेषण करें, बड़े कैनवास पर देखें, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां पर खड़ी है आज की डेट में। एक छोटा सा पहले वो विश्लेषण, फिर सीटों पर बात करेंगे। अनुज जी, प्रथम लोकसभा चुनाव के जब प्रथम चरण से जब चुनाव शुरू हुए हैं, उस समय से लेकर 5वें चरण तक के पूरे चुनाव को देखें तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि इस चुनाव में ना तो कोई मोदी लहर है, ना कोई राम लहर है। और राम लहर नहीं है, इसकी पुष्टि खुद फैजाबाद लोकसभा सीट के जो चुनाव भी संपन्न हुआ है 5वें चरण में, कि लल्लू सिंह जी के लिए जो है कि वो रास्ता किस तरह से है, अवधेश जी ने रास्ता उनका किस तरह से फंसा दिया है। तो जहां राम मंदिर का मामला था, राम मंदिर के दो खिलाड़ी, एक तो लल्लू सिंह को मैं मान रहा हूं क्योंकि वो वही वही एपी सेंटर था भारतीय जनता पार्टी का, और एक टीवी के राम जो मेरठ लोकसभा सीट से लड़ रहे थे वो, तो भाई दोनों अरुण गोविल, अरुण गोविल की सीट, अरुण गोविल पूरे सीधे सीधे हार रहे हैं। वो ये कहने में मुझे कोई बुरेज नहीं है, जो मेरठ में लगातार जा रहा था वो देख रहा था उन चीजों को। और समाजवादी पार्टी के जिस रणनीति पर लगातार जो है कि गोदी मीडिया में उसकी आलोचना की जा रही थी अनुज जी की, वो तो अखिलेश यादव अचानक से टिकट बदल देते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि तीसरे बार उन्होंने टिकट बदला, सुनीता वर्मा को टिकट दिया, और वो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया मेरठ जैसे जगह पे, जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी 2009 से जो है कि चुनाव जीत रही। तो इसलिए राम मंदिर के लहर की स्थिति नहीं है, मोदी लहर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए ये चुनाव बहुत लोगों को अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने 2014, 2017, 2019, 2022 उस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा है, तो यह चुनाव उस श्रृंखला से पूरी अलग है। स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय समीकरण, वो मुद्दे बड़े हैं। क्योंकि आपको याद होगा अनुज जी कि पहले एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता था, उम्मीदवार के प्रति जो नाराजगी होती थी, मोदी जी और योगी जी जाते थे और वहां पे एक सभा करते थे, वो नाराजगी खत्म हो जाती थी। इस बार वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं। अगर उम्मीदवार के प्रति नाराजगी है तो वो नाराजगी लोगों को कठिनाई में डाल रही। जैसे आज हम लोग चर्चा करेंगे ना, बिल्कुल जैसे 19 के में जी आएंगे सर, सीटों पर आते हैं, सीटों पर आ जाते हैं, बिल्कुल सीटों पर आ जाते हैं। हर एक सीट पे हम आपकी राय जरूर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है आपसे बात करना। डुमरियागंज लोकसभा सीट, जगदंबिका पाल मैदान में बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से कुशल तिवारी हैं, और नदीम मिर्जा मुस्लिम प्रत्याशी डुमरियागंज में उतारा है मायावती ने। कैसे देखे सर इस सीट को, इस सीट का समीकरण क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो जो मायावती जी ने यहाँ पे प्रत्याशी उतारा है, वो मुस्लिम वोटों में कोई भी सैंधमारी करने में असफल है। तो क्योंकि देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि जौनपुर का जो प्रकरण हुआ, दो घटनाएं मैं बता दूं। नंबर 1 कि वहां पे जिस तरह से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट वापस लिया गया, और नंबर 2 जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद को फिर से जो है कि वापस लिया और उन्हें अपरिपक्व तक कहा मायावती जी ने। तो मायावती जी के ऊपर जो बीच में लग रहा था ठप्पा कि वो बीएसपी की बी टीम, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, वो मोहर अब फिर से उनके ऊपर लगता चला जा रहा है। तो इस कारण से अधिकांश जगहों पर मामला त्रिकोणी नहीं है, कुछ जगहों को छोड़ दें, आमने सामने की सीधी टक्कर की स्थिति, और डुमरियागंज की भी स्थिति वही है वहां पे। और देखिए, जगदम्बिका पाल को टिकट देके कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिर पे कुल्हाड़ी भी मारा है। आपको याद होगा कि अब वो बरेली का चुनाव तो संपन्न हो गया अनुज जी, इन्होंने वहां पे 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार जी का टिकट काट दिया था। लेकिन संतोष गंगवार जी के पक्ष का क्या कहना था कि भाई उम्र केवल मेरी हो रही है, 75 साल की है, हेमा मालिनी की उम्र हो रहा है, और उसमें से डुमरियागंज के जो प्रत्याशी है उनके उम्र की भी चर्चा उस समय हो रही थी। तो ये सीट उसी समय से उम्र को लेकर भी चर्चा में बना हुआ है वहां पे। यहाँ पे देखिए, जो दोनों जगदम्बिका पाल और कुशल तिवारी जो दोनों खड़े हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मुस्लिम वोटों की बड़ी अच्छी संख्या है। कुशल तिवारी एक तरह से हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, हम लोग जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां हैं। तो वो ब्राह्मण वोटों को वो अपने तरफ अच्छा खासा वो ले रहे हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक इनके साथ है। बाकी अन्य जो है कि ओबीसी की जातियां इनके पास है। अच्छा खासा यहाँ पे मामला जो है वो एक टक्कर की स्थिति, और उस टक्कर की स्थिति में मैं मानता हूं कि थोड़े समाजवादी पार्टी एक बढ़त की स्थिति में यहाँ पे आप टीम इंडिया को कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि एज मिलता हुआ कुशल तिवारी को यहाँ पर दिख रहा है डुमरियागंज में। ठीक है सर,
अगली सीट पर चलते, भदोही लोकसभा सीट। विनोद बिंद, डॉक्टर विनोद बिंद भारतीय जनता पार्टी से हैं, टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी हैं। अखिलेश यादव ने सम्मान रखा ममता दीदी का और उन्होंने ये सीट उनको दे दी। बीएसपी की तरफ से हरिशंकर चौहान है। कितना तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब ये ललितेश पति त्रिपाठी, आपको क्या लग रहा है भदोही में? देखिए एक चीज जान लीजिए कि भदोही में टीएमसी का कुछ भी नहीं है, यानी ये पूरी सीट भले ही टीएमसी के चुनाव चिन्ह पे लड़ा जा रहा हो, लेकिन सारी जिम्मेवारी जो है वो अखिलेश यादव की है इस सीट को संभालने की। और देखिए यहाँ पे ब्राह्मणों की बड़ी अच्छी संख्या रही है, अगर सीटों पे आप देखिए तो उन्होंने जो बिंद को दिया, बिंद भी यहाँ पे जो है कि करीबन 2,95,000 के आसपास यहाँ पे जो है कि अनुज जी बिंद है इस सीट पे। जी, जी। और देखिए ब्राह्मणों का तो ये ब्राह्मण यहाँ पे लगभग 3.25 लाख रहे हैं। तो इन्होंने जो कमलापति त्रिपाठी एक बड़े नाम थे, उनके प्रपौत्र हैं ललितेश पति त्रिपाठी, उन्हें टिकट दिया है। तो इस जो उत्तर प्रदेश के समीकरण चल रहे हैं इस समय, जिसके लिए अखिलेश यादव जाने जा रहे हैं कि उन्होंने जहां पे लग रहा है कि वो मुस्लिम और यादवों का जो उन्होंने काफी कम टिकट दिया है उससे वो फायदे में, और ये तमाम सीटें टक्कर के स्थिति में, मतलब एक तरह से भदोही में भी बिल्कुल कांटे के टक्कर की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। और बहुजन समाज, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ललितेश पति त्रिपाठी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, और खबरें भी निकल कर आई कि ललितेश पति त्रिपाठी बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है राहुल जी। वही मैं कह रहा हूं कि देखिए आप अगर जाति समीकरण की स्थिति देखें, क्योंकि मैंने दर्शकों को पहले ही कहा कि मोदी और योगी की लहर वाली ये चुनाव नहीं है, तो उस चुनाव से अलग चुनाव है। तो अब 3,25,000 एक बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की, बड़ी संख्या है। उसके बाद मुस्लिमों की संख्या लगभग जो है कि वो 3 लाख की है यहाँ पे। यादवों की संख्या भी लगभग जो है कि 1.25 लाख, 1.5 लाख से 2.25 लाख के आसपास वो संख्या है। तो इस बार यादव और मुस्लिम वोटों में तो खैर कोई बंटवारा है ही नहीं, उल्टे एक तरह से अगर मैं कह दूं कि दलित वोटर्स में जो गैर जाटव हैं वो वोट जो है कि पिछले बार कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास गया हुआ था वो वोट यहाँ पे मिल रहा है। और बीएसपी के प्रत्याशी के खड़ा होने से कारण जो जाटव वोट, जो कोर वोटर था बीएसपी का, जहां पे कि वो वोट भी जो बीजेपी की तरफ गया था, वो भी नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को। अनुज जी, कम से कम वो वोट अगर मायावती अपने पास रोके रख रही है वो बीजेपी का नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल, तो ये इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर समझे हम लोग, तो उस समय क्या परिस्थितियां बनी थी? परिस्थिति ये बनी थी कि जहां पे जो बीएसपी के जो कट्टर समर्थक हैं, उनके कोर वोटर हैं, उन्हें जब हाथी नहीं दिखा चुनाव चिन्ह वहां पे, तो उन्होंने वोट जो है कि वो बीजेपी को दे दिया था। इस बार उन्हें वोट देने के लिए उनका हाथी वहां पे मौजूद रहेगा, इसलिए इस सीट पे भी अभी कांटे की टक्कर की स्थिति। लेकिन बढ़त में जो है एज जो है यहाँ पे भी आप भदोही में भी एक तरह से कहीं कहीं ललितेश पति को दे सकते हैं। ठीक है, लालगंज आ जाते हैं सर, लालगंज आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नीलम सोनकर है, समाजवादी पार्टी से दरोगा प्रसाद सरोज है, बीएसपी से इंदु चौधरी है। लालगंज की सीट कितनी महत्वपूर्ण और कितनी टक्कर दिखाई दे रही है? फाइट देखने को मिल रही है क्या? फाइट ने बहुत तगड़ी फाइट है। देखिए ध्यान होना चाहिए कि आजमगढ़ में अनुज जी, आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक तो आजमगढ़ का जो सुप्रसिद्ध सीट है निरहुआ वाला, वो सीट तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त ये लालगंज भी सीट वहीं पे है। आपको ध्यान होगा कि अगर पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग आजमगढ़ को देखें, भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल सकी थी वहां पर। यही कारण है कि लालगंज में 5 विधानसभा सीटें हैं और सबकी सब समाजवादी पार्टी के खाते में। तो ये एक तो इनका पृष्ठभूमि जो समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है इस सेक्शन में, वो वहीं से समझ में आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो अगर हम लोग कैंडिडेट को देखें, भाई दरोगा प्रसाद जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट, 2 बार के सांसद है। बीजेपी की जो है कि नीलम सोनकर है। तो अब यहाँ पे जो इंदु चौधरी है, ये देखिए एक तरह से बहुजन समाज पार्टी का पहले से गढ़ रहा है। ये क्षेत्र जो है उनका एक गढ़ वाला क्षेत्र भी रहा है, और ऐसे स्थिति में यहाँ पे दलित मतदाताओं की संख्या भी काफी अच्छी खासी है, एक बड़ी संख्या है उनकी। तो दलित मतदाता इनके साथ, इनके तरफ जाएंगे यहाँ पे इंदु चौधरी की तरफ, और विशेषकर जो कोर वोटर है वो यहाँ पे रहेगा। मामला जो है इस जगह पे त्रिकोणी बनने की स्थिति है, लेकिन ये त्रिकोणी जो मामला बन रहा है अनुज जी, वो त्रिकोणी मामला समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं कर रहा है, उल्टे वो लाभ ही कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हाँ वो लाभ की स्थिति दिख रहा है। देखिए यहाँ पे राजभर वोट करीबन आपको 1 लाख के आसपास है। तो वो हम लोग, हालांकि एक चीज मैं ये भी बता दूं कि राजभर वोट कहीं न कहीं जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जो माफी मंगवाया गया था और झुक झुक के माफी मंगवाया गया था, राजभर समुदाय में अनुज जी उसको लेकर नाराजगी भी है।
एक ये पॉइंट भी दर्शकों को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं वो इस तरह से राजनीति का विश्लेषण करते हैं कि राजभर वोट है उसको बीजेपी में डाल, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, चलिए मैं उसे बीजेपी में भी डाल दे रहा हूँ अगर, हाँ हाँ हाँ, 1 लाख लेकिन जाएंगे नहीं, उसमें भी डाल देते हैं। उसमें भी डाल दे रहा है। तो भी स्थिति यहाँ पे दारोगा प्रसाद की मजबूत बनी हुई है। कैसे सोचिए, मुस्लिम वोट है करीबन 2.5 लाख के आसपास, वो वोट कहीं नहीं जाना। यादव वोट भी यहाँ पे 2 लाख है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, हाँ अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन जगहों पे पासी वोटर यहाँ पे 1,30,000 के आसपास है। वो पासी वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं जा रहा, वो एक तरह से वो वोट जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। खटीक वोट वो भी करीबन 1,00,000 के आसपास है, उसके भी एक बड़े हिस्से में समाजवादी पार्टी से अनमारी कर रही है। तो इसलिए जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। और यहाँ पे भी लालगंज के मामले पे भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल समाजवादी पार्टी की बिल्कुल मजबूत जड़ वाली जगह है ये, यहाँ पे समाजवादी पार्टी अच्छी खासी बढ़त के साथ नजर आ रही है। ठीक है, लालगंज में भी दारोगा प्रसाद सरोज एज लेते दिखाई दे रहे हैं। श्रावस्ती आ जाते हैं सर। श्रावस्ती में साकेत मिश्रा निपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं और अभी एमएलसी है मौजूदा वक्त में। और निपेंद्र मिश्रा सबको जानता है भाई, नरेंद्र मोदी जी के स्टाफ में रहे, उनके खासम खास रहे हैं। समाजवादी पार्टी से राम शिरोमणि वर्मा है और बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है हाजी दद्दन खान को। श्रावस्ती की लड़ाई क्या कहती है सर? देखिए श्रावस्ती की लड़ाई सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के लिए तो कांग्रेस पार्टी को जो है कि 24 घंटा सुनाते रहती है कि परिवारवादी पार्टी, प्रधानमंत्री जी के तमाम बयान को देखिए, वो अखिलेश यादव को भी घेरते रहती है। लेकिन आप बता दीजिए कि भाई साकेत मिश्र जी की पहचान क्या है अनुज जी? साकेत मिश्र जी की पहचान हम लोग किससे जोड़ रहे हैं? अगर प्रथम चर्चा करते हैं, लोग कह रहे हैं कि वो एमएलसी हैं, उनको एमएलसी क्यों बनाया गया? बाकी इतने सारे मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश में, उनको एमएलसी कोई नहीं बना रहा है। तो इनकी पहचान इनके पिताजी के साथ है। ये देखिए सबसे पहले तो ये परिवारवाद जो बीजेपी का है वो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए हम लोग आते हैं कि इस सीट को, अगर श्रावस्ती सीट को देखें यहाँ पे, तो पिछले बार भी यहाँ पे जो है कि जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा था और उस समय 5300 वोटों से कुछ वोटों से जो है वो बीएसपी कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे जीत हुई थी, गठबंधन 2019 के संदर्भ में कह रहा हूँ। तो यह सीट काफी नजदीकी मुकाबला का सीट रहा था 2019 के संदर्भ में। और इस समय भी मैं कह रहा हूं यहाँ के, अब आज के समय के परिस्थितियों को देखें अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ब्राह्मण वोटरों का एक उनका प्रभाव है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे मुस्लिम भी काफी बड़े संख्या में। ये देखिए अनुज जी फिर से वो पॉकेट आ रहा है ये जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है, लगभग मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे 28% है, एक बड़ी संख्या है। दूसरी चीज देखिए, कुर्मी वोटरों का भी एक प्रभाव है यहाँ पे जी, जो हम लोग चर्चा करते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो दिया है पीडीए का नारा, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने राम शिरोमणि वर्मा जी को दिया, यानी कैंडिडेट इन्होंने फिर से कुर्मी कैंडिडेट बनाया। कुर्मी परंपरागत वोटर किसके? कुर्मी परंपरागत वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपने कुर्मी कैंडिडेट दे दिया तो मुस्लिम आपके पास आ रहे हैं, कुर्मी वोटर आपके पास है, ब्राह्मणों की बड़ी संख्या है यहाँ पे। वो ब्राह्मण वोटर्स जो है वो जाएंगे सीधे सीधे मिश्रा जी की तरफ जाएंगे, वो उस तरफ आने की संभावना उनकी बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसे मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर लेकिन निर्णायक है, 28% के आसपास है जो आंकड़ा मेरे पास है इस समय। ब्राह्मण 12% है। हाँ, तो अच्छे खासी यहाँ पर मुस्लिम और ब्राह्मण का आप देखिए कुर्मी भी 15% के आसपास अनुज जी आपको आंकड़े में दिख रहा होगा, 15% के आसपास कुर्मी भी है यहाँ पे। जी जी जी। तो पूरा जो जाति समीकरण है ये, वो जाति समीकरण और तमाम जो माहौल है, जो तमाम मुद्दे हैं यहाँ पे, श्रावस्ती की सीट भी एक तरह से आप देख के चलिए तो ये टक्कर की स्थिति रहेगी, क्योंकि बीजेपी उनके लिए काफी ज्यादा संसाधन खर्च कर रही है, तमाम उनको उस सीट पे पैसा जो है वो पानी की तरफ बहाया जा रहा है। तो उसमें वो मुद्दे हैं, कुछ हो सकता है। हाँ, उसमें कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन अगर जातीय समीकरण देखें तो आपके हिसाब से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है श्रावस्ती की। कांटे की टक्कर तो रहेगी, बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, कांटे की टक्कर को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन जो हम लोग तमाम सीटों पे कह रहे हैं कि बढ़त माना जा रहा है, अभी इसमें बढ़त को कहना जो है वो बड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि बीजेपी ने एक अप्रत्याशित ताकत का प्रयोग यहाँ पे किया है अनुज जी। सर आ जाते हैं अम्बेडकर नगर, आ जाते हैं रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी से। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है अम्बेडकर नगर में।
समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा है और कमर हयात जो है वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अम्बेडकर नगर की सीट को कैसे देखा जाए? लालजी वर्मा पहले बसपाई रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और रितेश पांडे भी, देखिए बहुजन समाज पार्टी से बड़ा नाता रहा है इन लोगों का। कैसे देखा जाए अम्बेडकर नगर की सीट? अनुज जी, आपने बिल्कुल सही चीज कही। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देख लीजिए, हाँ। चाहे आप समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी देख लीजिए, वो नहीं कहते गंगोत्री सबों के लिए जो है कि बहुजन समाज पार्टी है। हाँ। ये इससे ये चीज दिखता है कि पहले के समय में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का कितना ज्यादा प्रभाव रहा है इस पूरे सीट पे। और आपने ये, फिर हम लोगों ने ये भी चीज देखा था, जो रितेश पांडे के जो उनके राज्यसभा के क्रॉसिंग के समय में जो क्रॉस वोटिंग हुआ था उस समय, राकेश पांडे इनके पिताजी, तो अचानक से इस चुनाव से पहले एक तो जो है कि समाजवादी पार्टी से आते हैं बीजेपी के खेमे में, मान लेता हूं मैं, हालांकि वो एक्टिव चुनाव प्रचार नहीं कर रहे अपनी सदस्यता को बचाने के लिए, लेकिन पिता पुत्र दोनों एक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ते हैं और एक समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग करते हैं बीजेपी के लिए। ये परिस्थितियां हैं। लेकिन लालजी वर्मा ने जो यहाँ पे माहौल बनाया, देखिए लालजी वर्मा की स्थिति बड़ी यहाँ पे मजबूत है, सबसे पुराने नेता में से है यहाँ, और इस सेक्शन में यहाँ पे दलित मतदाताओं की बड़ी मजबूत स्थिति है, और उन्होंने जो पूरी ताकत झोंकी है दलितों को अपने तरफ करने के लिए। क्योंकि देखिए 5 चरणों में हम लोगों ने देखा है 2-3 चीजें। एक तो गैर जाटक मतदाता को समाजवादी पार्टी अपने तरफ लाने में सफल रही है, नंबर 1। नंबर 2, जाटक मतदाताओं में से युवा मतदाताओं को अपने तरफ लाने में रहे, क्योंकि उनके कई संबोधन के वीडियो मैंने देखे यहाँ पे लालजी वर्मा के, तो लालजी वर्मा एकदम वो संविधान का मामला, आरक्षण का मामला, और संविधान और आरक्षण का मामला वो एक जमीन में पहुंचता हुआ मामला है। वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, जब राजस्थान के चुनाव चल रहे थे अनुज जी, वहां पे भी ये मामले को मैंने देखा। उसमें मैं राजस्थान भी गया हुआ था, बीच में मैं महाराष्ट्र भी गया हुआ था, तो वो वहां पे भी हमने देखा। तो ये मामले हैं राष्ट्रीय स्तर पे, कहीं कहीं ये मामला निचले स्तर पे पहुंचा और दलित तबके में इसका बड़ा ज्यादा प्रभाव है, और उसको पूरा लालजी वर्मा उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो लालजी वर्मा जो है एक तरह से पुराने प्रत्याशी हैं, और यहाँ पे काफी मजबूती से शानदार चुनाव लड़ रहे हैं इस जगह पे। 4 लाख दलित मतदाता हैं सर अम्बेडकर नगर में, तो वही निर्णायक हैं। और 4 लाख दलित मतदाता हैं, और 2021 तक वो बहुजन समाज पार्टी में ही रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कैसे करनी आता तो दोनों को है, वो दोनों लोग वहीं से हैं। लेकिन ये खांटी अनुज जी, लेकिन ये खांटी कह लीजिए कि उन दोनों में भी अगर हम लोग को तुलना करना हो तो अभी भी जो परिस्थितियां बनी है, जो राष्ट्रीय परिस्थितियां बनी है, वो यहाँ पे कहीं कहीं मैं लालजी वर्मा के पक्ष में। देखिए हर सीट पे जो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यादव मुस्लिम आपके पीछे आधारभूत वोट बैंक तैयार करता है। आप अब वर्मा जी का अपना पूरा का पूरा 25 सालों का पुराना लंबा करियर रहा है इनका, वो एक अपना वोट बैंक, और अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं इस सीट पे अम्बेडकर नगर का मुकाबला काफी रोचक होते हुए भी यहाँ पे मैं मानता हूँ कि लालजी वर्मा कहीं कहीं बढ़त की स्थिति में एज मिल रहा है उनको। सर बहुत इंटरेस्टिंग सीट है अगली सीट, आजमगढ़ की बात करेंगे। दिलेश लाल यादव निरहुआ, धर्मेंद्र यादव और मुस्लिम प्रत्याशी, देखिए 3 बार प्रत्याशी बदला है मायावती ने यहाँ पर, अब महसूद अहमद को उन्होंने टिकट दिया है। कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत सारे लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि देखिए बस मार्जिन की लड़ाई है क्योंकि गुड्डू जमाली इधर आ गए हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए गुड्डू जमाली जो वोट लाते थे, अब आप कह दीजिए कि किसी को भी खड़ा कर दीजिए और कोई भी गुड्डू जमाली की तरफ वोट काट ले। वोट काटने के लिए भी अनुचित 2-3 चीजें चाहिए योग्यता। एक तो वो व्यक्तिगत उम्मीदवार कैसा है, उसका समाज में किस तरह से पकड़ है उसकी। तो बहुजन समाज पार्टी देखिए जो प्रयास कर रही है, और मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जिस तरह से उन्होंने आकाश को वापस लिया, तो बहुजन समाज पार्टी की विश्वसनीयता जो बहुत मजबूत बनी थी ना बीच में, कि कहीं बहुजन समाज पार्टी दिख रही थी कि वो बीजेपी का वोट काट रही है, कहीं समाजवादी पार्टी का वोट काट रही है, तब वो लग रहा था कि काफी चुनाव लड़ रही है वो आक्रामक ढंग से, और आकाश आनंद जो आक्रामक भाषण दे रहे थे, तो वो वोट काटने में कहीं सफल नहीं है। तो इसलिए वो ये मामला मैं कहीं से भी इसे त्रिकोणीय किसी रूप में नहीं मानता। और यहाँ पे चुनाव एक मुझे लग रहा है बड़े अंतराल से चुनाव यहाँ पे जीता जा रहा है। इसमें कोई छोटे मोटे बढ़त की स्थिति नहीं है, ये हाई प्रोफाइल सीट और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी बढ़त की स्थिति है। और यही कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे अब डिंपल यादव ने भी चुनाव प्रचार किया, अखिलेश यादव तो जा ही रहे हैं, तो सभा ने पूरी ताकत झोंकी और एक तरह से उत्तर प्रदेश के हॉट सीट पर शामिल हुए। और निरहुआ को देखिए, उनको लोग जिस गंभीरता के साथ जो राजनीति होनी चाहिए, उनका एक बयान भी वायरल हुआ था अनुज जी। लास्ट में उन्होंने उस बयान को डिफेक्ट करके एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो वो बयान जो संयमित होकर देना चाहिए उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, और वो वहां पर लगातार कह रहे हैं कि हमें तो बहुत कम समय मिला, हमें लंबा समय दीजिए।
तो अब उनके लिए अब कोई स्थिति वहां पे किंतु परंतु की स्थिति बची नहीं है। बची नहीं है, ठीक है, इसमें स्थिति साफ है। बस्ती की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से हरीश द्विवेदी, समाजवादी पार्टी से रामप्रसाद चौधरी और बीएसपी से लवकुश पटेल। बस्ती की सीट सर क्या कहेंगे? पूर्वांचल में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है बड़ा रोचक होता दिखाई देता है, और बस्ती में अब चूंकि यहाँ पर हरीश द्विवेदी को उतारा है और रामप्रसाद चौधरी को सपा ने उतार दिया है, कैसे देखा जाए सीट को? फाइट कितनी देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पे फिर मैं कहूंगा कि जो बीएसपी ने लवकुश पटेल को दिया है, हाँ, वो मामला को त्रिकोणी बनाने में फिर असफल रहे। अच्छा, और मैं मानता हूं कि ये एक तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की एक जो शानदार रणनीति रही है, और बीजेपी का जो एक सीट जौनपुर के लिए जो महान लालच की स्थिति रही है, उस कारण से उन्हें यह समस्या देखने के लिए मिल रही है। नहीं तो थोड़ी त्रिकोणी मुकाबले होते और अलग अलग जगह पे अगर वोट काट रहे होते लोग, कहीं मुस्लिम प्रत्याशी करे वो वोट काटते, यहाँ पे आपने पटेल को खड़ा किया है, वो वोट पटेलों का काट लेते, नुकसान की स्थिति बनती। आमने सामने सीधे टक्कर और कड़ी टक्कर की स्थिति है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इंडिया गठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी एनडीए, बस्ती में आपको 1-1 दिखाई दे रहा है, 1-1 की स्थिति में है। ठीक है सर। संत कबीर नगर आते हैं, प्रवीण निषाद संजय निषाद के बेटे हैं, पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी से और नदीम अशरफ यहाँ से बीएसपी से चुनावी मैदान में। फिर एक बार मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी ने दिया है, लेकिन निषाद वर्सेस निषाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी आज या कल मैं सुन रहा था अखिलेश यादव का भाषण, वो अभी तारीफ कर रहे थे कि देखिए पप्पू निषाद बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, मंच से किसी दूसरी जगह पर भाषण दे रहे थे, शायद प्रतापगढ़ में दे रहे थे। तो वाकई पप्पू निषाद अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं? नहीं, पप्पू निषाद चुनाव अच्छा लड़ रहा है और मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने फिर एक अच्छा टिकट दिया है यहाँ पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निषाद आना ही था, वैसे स्थिति में एक मजबूत कैंडिडेट पप्पू निषाद को इन्होंने जो टिकट दिया है, कि वो वोट अब वहां पे खुद जो है, देखिए एक तरह से संजय निषाद को लेकर जो अपेक्षाएं थी, हालांकि उनके प्रति अभी भी निषाद वोटर्स में उनकी है लोकप्रियता, लेकिन जो एक सत्ता की राजनीति में जब आप रहते हैं तो आपके प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप और बीजेपी एक तरह से जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी आप देख रहे हैं, ये अनुज जी, वो मुस्लिम प्रत्याशी किस चीज के लिए था? वो मुस्लिम प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों को काटने के लिए। ये लेकिन ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये स्क्रिप्ट रखी ना, तो देश पहुंच गया 21वीं शताब्दी में, स्क्रिप्ट अभी वो लिख रहा है 19वीं शताब्दी वाली। इस कारण से उनकी जो समस्या है वो इसी कारण से हो रही है। पिछले चुनाव तक में ये रणनीति चल जाती, इस बार अब वो अगर वोट नहीं काट रहे हैं तो देखिए मामला एकदम मुकाबले का है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मुस्लिम वोट आपको अगर बुलंदशहर वगैरह जो शुरुआती फर्स्ट सेकंड चरण वाले कुछ जगह पे रहे, वहां पे कई उन्हीं जगहों पे वो सीमित रहा, वो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में, जहां पे मुस्लिम वोटों में थोड़े बहुत कुछ बंटवारे की स्थिति रही। तीसरे चरण से मुस्लिम वोटों का बंटवारा कहीं नहीं हुआ और यहाँ पे भी वो बंटवारे की कोई स्थिति नहीं। नहीं, तो ये बात कहा जा रहा है इस चुनाव में, ये बात एकदम सही कह रहे हैं आप, ये बात कही जा रही है कि इस बार मुस्लिम वोटर जो है ना, वो भटक नहीं रहा है, वो कह रहा है हम इधर नहीं जा रहा उधर नहीं जा रहा, एक मुश्त एक साथ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपने जिक्र किया कि वहां पर, हाँ जी, काफी एग्रेसिव वोटिंग भी कर रहा है। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे बूथों पे, मैं बहुत सारे अभी पिछले कुछ चरणों में बाहर ही था, तो मैंने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आप संभल बहुत बड़ा उदाहरण है, रामपुर बहुत बड़ा उदाहरण है, मुरादाबाद बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स ने घर से निकले और अच्छी खासी उन बूथों पर भीड़ देखने को मिली है। संभल की बात करते हैं। हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं संभल के बारे में? हाँ, मैं एक लाइन खाली, संभल में तो देखिए पुलिस ने इतना लाठीचार्ज किया, फिर भी उन्हें रोक नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल, वो वीडियो आए थे सामने, महिलाएं भी बाहर आ रही थी दौड़ते दौड़ते, बहुत सारे लोग देख रहे थे हम लोग को उस वीडियो में। सुल्तानपुर सर बहुत इंटरेस्टिंग सीट बन गई है, मेनका गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है, क्या उनकी सीट फंसी है? रामभुआल निषाद क्या उनको कड़ी टक्कर दे पाएंगे? उदराज वर्मा का क्या सीन रहता है? लेकिन मेनका गांधी, जिनके लिए वरुण गांधी पूरे चुनाव में बाहर नहीं निकले, लेकिन वो अब सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं और पहली बार पूरे चुनाव में 5 चरणों के बाद, 6 चरणों के बाद उनको उनकी शक्ल देखने को मिल रही है। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, सुल्तानपुर सीट पे अगर कुछ समय पहले मैं कहता कि मेनका गांधी बिल्कुल आराम से वो इस सीट को आराम से और बड़े सुरक्षित होकर वो एक मार्जिन से जीत रही है, ये मैं कहता। लेकिन अचानक से सुल्तानपुर सीट की परिस्थितियां बदली हैं। आप देखिए वहां पे सोनू सिंह, मोनू सिंह, तमाम जो फैक्टर जो है वो अचानक से अंतिम समय में एंट्री कर रहा है। दूसरी और भी कई तरह की परिस्थितियां, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भीतराघात की परिस्थितियां चल रही है अनुज जी वहां। तो समाजवादी पार्टी की अपनी शानदार एक रणनीति है
बीजेपी में भितराघात की परिस्थिति, और यही कारण है मेनका गांधी जी को अपने बेटे वरुण गांधी को लाना पड़ा। नहीं तो जब से वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने जो एक पत्र लिखा था, आपको याद होगा, उनके ट्विटर हैंडल पे भी हलचल नहीं थी। एक उन्होंने जो पत्र लिखा था, वो पत्र लिख के लगा वो शांति काल में चले गए। तो अब वो हम लोगों के सामने में प्रकट हुआ है। इसलिए ये सीट पे मेनका गांधी के लिए जो है कि रास्ता जो पहले आसान था वो कठिन रास्ते में जो है कि बदल चुका है। तमाम दावपेच की तमाम परिस्थितियां ऐसी बदली है यहाँ पे। और मैं कह सकता हूं कि मेनका गांधी एक कांटे के टक्कर के चुनाव में फंस गई है, क्योंकि मेनका गांधी जो पहले बड़े बड़ा से जीतने वाली थी। देखिए, मेनका गांधी सरीखे बड़े नेता के लिए, जिनके माना जाता था कि वे सुल्तानपुर और ये तमाम जो सीटें इनकी कब से पुराने समय से रह रही थी, तो उनके समक्ष कोई चुनौती खड़ा कर सकेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, जब आप चिन्ह पे आप खड़े हैं, उस वहां को उसके टिकट पे खड़े हैं। लेकिन जब विपक्ष को, मैं उसको मजबूती मानता हूं अनुज जी, कि विपक्ष वहां पे भी चुनौती खड़ा कर दे। इसको बल और तब मिल जाता है राहुल जी कि सोनू सिंह बीएसपी के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़े थे मेनका गांधी के खिलाफ, और मेनका गांधी 14 या 15,000 वोटों से मात्र जीती थी। तो ये आपकी बात एकदम सही है कि ग्राउंड पर सोनू सिंह के आने के बाद, मोनू सिंह के आने के बाद, दोनों भाइयों के, वो परिस्थितियां बदली है रातों रात। वरना ये सीट क्लियर थी मेनका गांधी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि फंसती हुई दिखाई दे रही है, ये आपका आकलन है, ठीक है। और दूसरा चीज देखिए, हाँ, और देखिए, ये जो अब जिन सीटों की हम लोग चर्चा करेंगे, उन सीटों पे पर्दे के पीछे सब राजा भैया के छांव आपको और उनके प्रभाव दिखने भी शुरू हो जाएंगे। आ रहा उधर फूलपुर आ चुका हूँ। फूलपुर की सीट है, प्रतापगढ़ की सीट है, जौनपुर की सीट है। इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होगी राजा भैया को लेकर। फूलपुर पे सर प्रवीण पटेल है और समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से जगन्नाथ पाल है। फूलपुर की सीट क्या कहती है? यहाँ पर कुर्मी वोटर्स का दबदबा माना जाता है। कुर्मी वोटर का दबदबा है। फूलपुर का पूरा जो जाति समीकरण है वो इंडिया अलायंस के सीधे सीधे समर्थन में जाते हुए दिख रही है। और जो देखिए, फूलपुर में के जो 2-3 घटनाएं और भी घटी अनुज जी, जिस तरह से वहां पे राहुल और अखिलेश जाते हैं और भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो जाती है, तो उसको भले बीजेपी वाले लोग उसको आलोचना के रूप में या जंगल राज, गुंडा राज जो भी कहते उसकी आलोचना करें, लेकिन वो दरअसल आलोचना नहीं, वो जनता का बहुत ज्यादा प्यार की स्थिति है। जब बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती है तो उसको नियंत्रण में रखना बहुत कठिन चीज होता है। तो वो एक तरह से अप्रत्याशित जन समर्थन मानता हूं मैं उसे। और फूलपुर के सीट को देखिए, एक तो देखिए तमाम समीकरण जो है यहाँ पे फूलपुर में वो इंडिया अलायंस के समर्थन में है। अचानक से देखिए 2 घटनाएं इस पूरे सेक्टर में यहाँ पे घट रही हैं। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं वो, और दूसरी तरफ राजा भैया वो एक पहले तो उन्होंने न्यूट्रल वाला मामला लिया, लेकिन जब उस दिन वो 5वें चरण में वोट डालने के लिए गए तो उन्होंने फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का नाम लेके उनका जो की आलोचना कर डाली उन्होंने। तो इस पूरे क्षेत्र में कहीं कहीं राजा भैया का यहाँ पे सीधे सीधे फूलपुर में बहुत संगठन नजर नहीं आएगा, लेकिन उनका प्रभाव है। और देखिए, मैं एक चीज हमेशा कह दूं कि क्षत्रिय वोट, राजपूत वोटों को लेके जो एक नाराजगी की स्थिति गुजरात, राजस्थान से ट्रेवल कर पश्चिमी यूपी के सब चरणों में इसकी चर्चा होती है। राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। मैं नहीं कह रहा कि सारे राजपूत जो है कि आके जो है कि वो साइकिल को जाके वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर वो घर भी बैठ जा रहे हैं, कम वोट कर रहे हैं, तो भी ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान है अनुज जी। और यहाँ पे कांटे कितनी टक्कर है कि 4-5 हजार लोगों ने भी अगर अगेंस्ट में वोट कर दे रहे हैं तो फिर बीजेपी के लिए तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है कहीं से। बिल्कुल सही बात है। मछली शहर आते हैं सर बीपी सरोज भारतीय जनता पार्टी से, प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से। प्रिया सरोज जो है अभी ज्यादा उम्र नहीं है, 25-26 साल है। कृपा शंकर सरोज बीएसपी से हैं, और प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में शायद लॉयर भी हैं, और उनको इस बार मौका दिया गया है। तो एक युवा चेहरा बीपी सरोज के सामने है। कैसे देखा जाए? पिछले 2019 का रिजल्ट हम सबको याद है, 181 वोट। तो अनुज जी, इंटरेस्टिंग सीट है। मछली शहर इस समय अगर कहें तो इस तरह में सबसे इंटरेस्टिंग सीट और सबसे विवादास्पद सीट बन चुका है वो। अब आप देखिए वहां पे स्थिति क्या है। बीपी सरोज 181 वोटों से जीते थे, और उनका जो पूरा व्यवहार रहा है 5 सालों में, जो उनका 181 सीटों के जीतने के बावजूद भी कि जो वो SC/ST का केस कर डालते हैं लोगों के ऊपर, सवर्ण लोग अनुज जी भारी नाराज हैं। देखिए, सवर्णों को अगर SC/ST केस से का सबसे ज्यादा वो विरोध करते हैं कि भाई हम सामान्य हो गए, कोई अपराध हो गया कि भाई हमारे वोट से ही आप जीत रहे हैं। तो एक तो ये घटनाक्रम, और वो नाराजगी इतनी ज्यादा है कि किसको किसको बीजेपी ने वहां पे लगाया हुआ है। वहां पे सोचिए कि आप
एक तो धनंजय सिंह को लगा रहे हैं ड्यूटी पे लोगों को मनाने के लिए कि भाई मान जाइए, नाराज होने की जरूरत नहीं है। फिर वो विनीत सिंह को लगा रहे हैं, कई और लोगों को, महाबलियों को जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रंट पे खड़ा कर रही है। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये कि भाई आप बाहुबलियों को लेके, गुंडागर्दी को लेके तमाम आलोचना तो आप समाजवादी पार्टी की करते रहते थे। आप उत्तर प्रदेश में दावा करते थे कि भाई बुलडोजर सरकार चल रही है। अच्छा, इन्होंने एक स्लोगन भी दे दिया अनुज जी, वीपी सरोज ने, कि भाई हम तो जो है कि SC ST वाले बाबा हैं, जैसे बुलडोजर वाले बाबा हैं। और तो इन सब मामलों को लेकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट के चयन में भारी गड़बड़ी की है। अगर वो वीपी सरोज को टिकट काट के किसी और को दे देते, ये स्थितियां नहीं बनती। उनका सीट डुबाने के लिए वीपी सरोज, दूसरा समीकरण छोड़ दीजिए, उनके प्रत्याशी अकेले ही कह रहे हैं कि वो आ बैल मुझे मार। तो वो अपना नैया खुद ही डुबाने में लगे हुए हैं जी। उसको बीजेपी वाले जितना उबारने का प्रयास कर रहे हैं, उतना पानी में खुद ही जाके वो डुबकी लगाने में विश्वास कर रहे हैं वो। तो एक तरफ उनकी छवि और एक तरफ प्रिया सरोज बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि वाली स्थिति है वहां पे। तो मुझे लग रहा है प्रिया सरोज के लिए ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है मछली शहर में। नई उम्र, नया चेहरा, युवा चेहरा है और पढ़ी लिखी महिला है वो। और बहुत सारे इस चुनाव में हमने देखा है राहुल जी कि बहुत सारे नए चेहरे और पढ़े लिखे जो लोग हैं 25-26 साल के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इकरा हसन को आप देख लीजिए, कौशाम्बी आप देख लीजिए, उदाहरण है बहुत बड़ा। आप मछली शहर देख लीजिए। तो ये बहुत सारे लोग हैं। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करते हैं, संगम लाल गुप्ता, SP सिंह पटेल, प्रथमेश मिश्रा, प्रतापगढ़ राजा भैया का क्षेत्र किसी से छिपा नहीं है। और अब राजा भैया ने एक तरह से खुले तौर पर उनका समर्थन कर दिया इंडिया गठबंधन का। कितना असर देखते हैं प्रतापगढ़ सीट पर? प्रतापगढ़ पे सीट पे पूरा असर है। राजा भैया के समर्थन के मामले पे पहले मैं आता हूँ, फिर प्रतापगढ़ सीट पे भी आता हूँ जी। देखिए अनुज जी, प्रथम स्टेप वो ले रहे हैं कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। उसमें हम तमाम पत्रकार सब लोग पूछ रहे थे क्या करेंगे, ना मैं न्यूट्रल रहूंगा। लेकिन देखिए राजा भैया के लिए शक्ति प्रदर्शन, उन्होंने फिर इस माहौल को ऐसा बनाया कि वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं पूर्वांचल में, शक्ति प्रदर्शन वाला माहौल बनाया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है राजा भैया ने एक तरह से जो उत्तर प्रदेश के बदलते हुए माहौल को देखा उन्होंने। क्योंकि देखिए आपको याद हो MLC चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल भक्त बन के घूम रहे थे, राज्यसभा चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी के भक्त बन के घूम रहे थे। भाई क्रॉस वोटिंग करने वाले सारे लोग तो जो है कि अब बीजेपी के खेमे में है। लेकिन राजा भैया ने सही समय पे वो एक तरह से मौसम वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने देखा कि माहौल बदल रहा है, और बदलते माहौल में उन्होंने भी बहती गंगा में डुबकी लगा दी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 4 जून को देखेंगे कि राजा भैया कितने शक्तिशाली निकले हैं। प्रतापगढ़ के सीट पे भी यहाँ पे कोई समस्या की स्थिति नहीं है। और ये सीट कहीं कहीं राजा भैया के समर्थन से, देखिए प्रतापगढ़ और कौशाम्बी यहाँ पे उनका संगठन का ढांचा एक विधिवत संगठन का ढांचा है। दूसरे सीटों पे एक तरह से परसेप्शन के रूप में अनुज जी उसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है। कौशाम्बी में उन्होंने अपना काम 5वें चरण में कर दिया है, 6ठे चरण में प्रतापगढ़ में वो काम करना है उनको, वो काम यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसे भी इस सीट पे हम लोग देखें तो स्थिति जो है समाजवादी पार्टी की मजबूत बनी हुई दिख रही है। ठीक है, मिल रहा है SP सिंह पटेल को। ये अगली सीट पर भी राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव है। नीरज त्रिपाठी, इलाहाबाद सीट है, बीजेपी से नीरज त्रिपाठी है, उज्जवल रमण सिंह इनके पिताजी बड़ा नाम है। कांग्रेस पार्टी से उज्जवल रमण सिंह लड़ रहे हैं, BSP से रमेश सिंह पटेल लड़ रहे हैं। इलाहाबाद की सीट पर कितना अच्छा प्रभाव देख रहे हैं राहुल जी? देखिए इलाहाबाद सीट पे मैं मान रहा हूं कि वहां पे प्रत्याशी चयन में फिर से इन्होंने काफी बढ़िया प्रत्याशी चयन किया समाजवादी पार्टी ने। देखिए प्रत्याशी चयन करने के लिए फ्रेश चेहरे की खोज में भारतीय जनता पार्टी भी गई। उन्होंने प्रयास किया कि पार्टी के भीतर के तमाम वैचारिक चीजों को, तमाम तरह की चीजों को दूर करके फ्रेश चीज लाए, जिससे कि पार्टी के भीतर गतिरोध उत्पन्न ना हो। क्योंकि वो भी राजनीति में, देखिए थे तो वो बेटे, लेकिन राजनीति में ज्यादा वो सक्रियता नहीं थी उनकी। लेकिन इलाहाबाद के मामले में भी जो वहां पे भी जो जनसभाएं हुई, हम लोगों ने देखा कि उस जगह पे भी कहीं न कहीं जन समर्थन की एक स्थिति, एक बड़ी जन समर्थन की स्थिति जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ नजर आ रही है। तो ये सीट भी कहीं वहां पे एक शानदार मुकाबला देखने के लिए हम लोगों को मिलने वाला है। रीता बहुगुणा जोशी कोई फैक्टर साबित होंगी क्या? आपको लग रहा है उनका टिकट काटा गया है इलाहाबाद से? देखिए रीता बहुगुणा फैक्टर तो एक तरह से विधानसभा चुनाव से ही देखिए वो दिखना शुरू हो चुका था। विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने टिकट मांगा अपने बेटे के लिए, जो तमाम परिस्थितियां बनी, उसी समय यह भी तय हो गया था कि बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन वो एक पुरानी नेता है, वो फैक्टर नहीं होंगी और उनके प्रभाव में कुछ लोग जो है कि नाराज नहीं होंगे, वो स्थितियां आएंगी। तो वो देखिए यहाँ पे कई फैक्टर हैं। तो रीता बहुगुणा जोशी, जाति समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी और जो इंडिया अलायंस है उसके पक्ष में जाता हुआ सीधे नजर आ ही रहा है हम लोग। तो इसलिए
जो पक्ष है यहाँ पे। तो और तीसरी चीज की जो राजा भैया वाला इफेक्ट है, जी जी ये जी जी। उन प्रभावों को हम लोगों को मानना पड़ेगा उसे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कल्पना कीजिए कि पांच पांच मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं। 5,000 वोट मान लीजिए कि क्षत्रिय समाज के, राजपूत समुदाय के अनुपस्थित रह गए, बिल्कुल। और 4,000 लोगों ने अगेंस्ट वोटिंग कर दिया। मैं सबसे न्यूनतम प्रभाव मान के चल रहा हूं, और 4,000 लोगों ने जाके अगेंस्ट वोटिंग कर दिया। 4,000 लोग जब विरोध में दूसरे खेमे में वोट कर देना, तो उसका मतलब है वो लगभग 8,000 वोट के वाला असर हो गया अनुज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इन सीटों पे बहुत छोटा इफेक्ट भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटे लाभ के लिए बड़ा नुकसान कराया है अपना कई जगहों। बड़ा नुकसान। एक आखिरी सीट है राहुल जी, जौनपुर, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। कृपाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, बाबू सिंह कुशवाहा सपा से, बीएसपी से श्याम सिंह यादव। बहुत कुछ देखा हम लोग ने, श्रीकला रेड्डी, जब फिर धनंजय सिंह, उसके बाद बहुत सारी बातें आई। पहले विरोध कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, अभी उन्हीं के लिए वो वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के लिए ही वोट मांग रहे हैं। तो वो कितना यहाँ पर नुकसान कर पाएंगे, कृपाशंकर सिंह कितना अच्छा चुनाव लड़ पाएंगे, जरा ये बताइए। और श्याम सिंह यादव बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, बीएसपी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नहीं, बीएसपी को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। श्याम सिंह यादव जो है कि वो इसमें सिटिंग सांसद हैं वो, तो एक तरह से उनका प्रभाव है यहाँ पे। लेकिन देखिए, एक चीज मैं कह रहा हूं अनुज जी, कि जब तक श्रीकला रेड्डी को ये सीट दिया गया था, बिना किसी किंतु परंतु के, या सीट में उनके खाते में सीधे सीधे दे रहा था। बीएसपी की यह 100% जीतती हुई सीट थी। नंबर 2 पे जो है कि उसमें समाजवादी पार्टी थी, और नंबर 3 पे एक तरह से कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। तो भारतीय जनता पार्टी रेस में नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने को रेस में लाने के लिए ही ये तमाम नाटक ड्रामा, जो मैंने कहा कि वो सारा चीजें उन्होंने करवाई है यहाँ पे। लोग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन राजनीति में चीजें जब उसी रूप में दिखेंगी तो फिर वो आकलन तो लग ही जाता है कि क्या चीजें हो रही हैं। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी को दूसरे जगह पे भी जो है कि जो वोट काटने के लिए कहीं उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, कहीं उन्होंने यादव उम्मीदवार उतारे, अलग अलग वो फॉर्मूले उनके फेल हुए हैं इसी सीट के चक्कर में। तो ये सीट बहुत अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ चला है। तो बहुजन समाज पार्टी ने एक तरह से मुकाबला को त्रिकोणीय जरूर बनाया है यहाँ पे, लेकिन वो अब वो जो विनिंग वाला स्थिति में थी वो नहीं है वहां पे। तो ये सीट इतना ज्यादा इसमें ऑपरेशन हुआ है कि इसमें कहना बड़ा मुश्किल चीज है कि अंततः होगा क्या। बाबू सिंह कुशवाहा क्या चीज कर सकेंगे, और कृपा शंकर, देखिए कृपा शंकर को लोग पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे, तभी तो वो तीसरे नंबर पे थे। महाराष्ट्र की राजनीति से यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन कई लोगों से मैंने वहां पे बातचीत की, लोग कह रहे हैं कि शायद कृपा शंकर जीत भी जाए, इतना ज्यादा मेहनत किया है बीजेपी के लोगों ने। तो मैं तो इसको अपने कोटे में मान के चलता हूं कि चलिए बीजेपी अगर हार भी रही है तो उसे मैं ये सीट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इसे मानता हूं 5वें चरण में बीजेपी ने सीट को जीतने के लिए जो गलती की है, उसका नुकसान पूरे प्रदेश भर में, जब से ये यहाँ पे उन्होंने श्रीकला रेड्डी को हटवाया, तब से उनको बहुत सारे सीटों पे इसका नुकसान अनुजी उनको उठाना पड़ा है। बिल्कुल, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया राहुल जी, 14 सीटों का विश्लेषण करना था, सीटें थोड़ी ज्यादा थी, समय ज्यादा लग गया, लेकिन आपने समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, चर्चा की, बहुत शुक्रिया। बहुत सहूलियत मिली होगी लोगों को, देख के बहुत ज्यादा समझ में आया होगा कि सीटों पर क्या चल रहा है। बहुत सारी बातें अभी मीडिया में सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो समीकरण है वो बताने बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।